हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज हम देखेंगे राष्ट्रपति और चैप्टर 12 आज हम देखने वाले हैं। इससे पहले हमने चैप्टर 11 तक कंप्लीट कर लिए हैं। ये साइड में जो लिस्ट आपको दिख रही है, आप देख सकते हैं कि मैंने सारे के सारे 11 तक चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं और एमसीक्यू भी उनके कंप्लीट कर दिए हैं। अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने पॉलिटी जीके के नाम से एक प्लेलिस्ट की लिंक डाल रखी है। आप उस लिंक पर क्लिक कर इससे पहले वाले इन सभी 11 चैप्टर की थ्योरी और एमसीक्यू दोनों देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप इन 30 की 30 चैप्टर की थ्योरी और एमसीक्यू के नोट्स चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 8287789818। ठीक है, आप इस नंबर पर मेरे को मैसेज कर सकते हैं और ये सारी की सारी पीडीएफ ले सकते हैं। सारी की सारी पीडीएफ के चार्जेस हैं 200 रुपए। ठीक है, पूरी की पूरी पीडीएफ आपको कितने में मिलेगी? केवल और केवल 200 में मिलेगी। तो आज हम देख रहे हैं राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति जो है वो क्या भूमिका है हमारे देश में उनकी, कौन होते हैं और किस तरह से कहाँ उनके बारे में लिखा है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि राष्ट्रपति जो है हमारे देश में वो है भाग 5 में और अनुच्छेद 52 से 62 तक। ठीक है, 52 से 62 तक यानी कि लगभग लगभग 10-11 अनुच्छेद इनके बारे में दे रखे हैं। तो आगे हम अनुच्छेद से ही देखेंगे क्योंकि कई बार आर्टिकल पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा आर्टिकल में क्या लिखा है। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि राष्ट्रपति होते कौन है। ठीक है, क्या दर्जा है हमारे देश में राष्ट्रपति का। ठीक है, इसमें लिखा है कि भारत के राष्ट्रपति भारतीय गणराज्य के राष्ट्र प्रमुख होते हैं। ठीक है, यानी कि पूरे राष्ट्र के प्रमुख होते हैं। राष्ट्रपति कार्यपालिका के नाम मात्र मुख्य होते हैं। देश के पहले नागरिक के साथ ही भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर भी होते हैं। यानी कि एक तरह से जो राष्ट्रपति हैं वो क्या है, हमारे देश के राजा हैं और वो तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर है। यानी कि तीनों सेना किसके अंडर में काम करती है? राष्ट्रपति के अंडर में काम करती है। ठीक है, तो अगर थल सेना, जल सेना, वायु सेना को कोई भी आपको बोलना है कि वहां अटैक करना है या दुश्मन देश की सेना आ रही है उसको रोकना है, कुछ भी उनको ऑर्डर देना है, तो वो किसका ऑर्डर मानते हैं? केवल और केवल राष्ट्रपति का मानते हैं। ठीक है, वो बातें का लगा है कि राष्ट्रपति जी कुछ भी काम करते हैं उसमें वो मंत्रिपरिषद की सलाह लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने पहले वाले चैप्टर में जाना था, मंत्रिपरिषद में कौन कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, उनकी पूरी की पूरी कैबिनेट, ठीक है, उप मंत्री, ये सब होते हैं। ठीक है, तो जो मंत्रिपरिषद होता है उसमें प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट होती है, यानी कि मुख्य मुख्य लोग जो देश के लिए ज्यादा काम करते हैं वो। ठीक है, आपको मैंने वहां पे विस्तार से बताया था, यहाँ पे हम विस्तार से नहीं जाएंगे। तो उनके उनकी सलाह पर ही ये सारे काम करते हैं। ठीक है, एक तरह से ये कौन है? आप ये मानिए कि जो राष्ट्रपति हैं वो हमारे देश में उनका दर्जा क्या है? जैसे हमारे घर में दादाजी होते हैं। ठीक है, दादाजी से हम सारे काम पूछ के करते हैं या उनकी सहमति लेते हैं सारे कामों में, लेकिन मेन काम जो करते हैं वो हम करेंगे या हमारे पापा करेंगे। ठीक है, उसी तरह से हमारे यहाँ हमारे देश में जो सारी चीजें हैं उनमें इनकी सहमति ली जाती है, लेकिन डायरेक्ट ये कोई भी डिसीजन नहीं लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ भी काम करने के लिए किस पर निर्भर है? मंत्रिपरिषद पर। मंत्रिपरिषद में कौन है? प्रधानमंत्री है और कैबिनेट मंत्री हैं। ठीक है, वो सब है मंत्रिपरिषद है, मतलब पूरे के पूरे सारी मंत्री उसके अंतर्गत आते हैं। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि तीनों सेनाओं के अध्यक्ष होते हैं, यानी कि तीनों सेना, देखो कोई भी बिल है या कोई भी कार्रवाई है जो संसद में पास होगी उसमें राष्ट्रपति के सिग्नेचर होना अनिवार्य है। तो सेना हमेशा राष्ट्रपति का आदेश मानती है। ठीक है, तो वो उसी बात को मानेंगी जो राष्ट्रपति जी जिस पर सिग्नेचर कर देंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी मंत्री फोन करे और बोले कि हाँ भाई ये काम कर लो, तो सेना दूसरे देश में घुस के और उनको फोड़ फाड़ के आ जाए। ठीक है, जैसे दिमाग खराब हो जाए किसी मंत्री का, ज्यादा भावुक हो जाए, ज्यादा देश प्रेम उमड़ने लगे और कह दे कि भाई सामने वाली कंट्री को फोड़ दो। सामने वाली का मतलब आप समझ रहे हो ना, कौन सामने वाली? वैसे तो हमारी तरफ सामने भी वैसे ही लोग हैं, पीछे भी वैसे ही लोग हैं। ठीक है, किसी को भी किसी पे भी गुस्सा आ सकता है। तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो किसके अंडर काम करते हैं? राष्ट्रपति के अंदर। ठीक है, जल सेना, वायु सेना और थल सेना, तीनों सेनाएं इनकी। और ये जो राष्ट्रपति होते हैं वो हमारे देश के प्रथम नागरिक होते हैं। ठीक है, कौन होते हैं? प्रथम नागरिक। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन है। ठीक है, तो आप अगर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ऐसे करके दे रखा है तो आप उनको बताएंगे कि राष्ट्रपति हैं। अगर वहां पर नाम दे रखा है तो फिर आपको नाम पता होना चाहिए कि हमारे देश का राष्ट्रपति कौन है। अभी हाल फिलहाल में कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी है। आगे आने वाले टाइम में जो भी रहेंगे उनका ही आप नाम बताएंगे कि हाँ ये हमारे देश के प्रथम नागरिक हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रपति के बारे में कहाँ दिया हुआ है? भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 50 62
2 तक। देखो ये चीज याद रखने का एक फायदा ये होता है कि कई बार ना, जब जो थोड़े छोटे लेवल के एग्जाम होते हैं, ठीक है, थोड़े इजी लेवल के एग्जाम होते हैं, उनमें जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो अनुच्छेद, मान लो उन्होंने एक तो अनुच्छेद राष्ट्रपति से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा, एक अनुच्छेद रख दिया उन्होंने 54 या 56, ठीक है, ऐसा, और बाकी के जो 3 है वो 60 से ऊपर या 50 से आगे वाले रख दिए, तो आप पहचान लोगे कि इन 10, लगभग ये 10-11 जो अनुच्छेद हैं, इनके ही बीच में राष्ट्रपति के बारे में बोला गया है, तो इनमें से ही कोई सा है। तो उस समय जब आप गैस करते हैं कि कौन सा ठीक रहेगा, उसमें ये काम आती हैं चीजें, तो इसलिए आपको ये चीजें ध्यान रखनी चाहिए। नेक्स्ट इसमें हम शुरू कर रहे हैं अनुच्छेद 52 से। तो अनुच्छेद 52 में क्या कहा गया है राष्ट्रपति के बारे में, ठीक है, तो अनुच्छेद 52 में बोला गया है राष्ट्रपति के बारे में कि राष्ट्रपति का पद, ठीक है, राष्ट्रपति का पद के बारे में बोला गया है कि राष्ट्रपति है कौन, ठीक है। इसमें यह स्पष्ट प्रावधान है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है, भारत में क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा। कहाँ लिखा हुआ है, अनुच्छेद 52 में लिखा हुआ है, और हमारे संविधान में वर्णित है ये, ठीक है। नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति देश के सर्वोच्च संवैधानिक प्रमुख और प्रथम नागरिक होते हैं। कैसे होते हैं, संवैधानिक प्रमुख होते हैं और प्रथम नागरिक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें लिखा गया है, संवैधानिक का मतलब होता है जो चीज मूल संविधान में लिखी हुई है, जो चीज मूल संविधान में लिखी हुई है उसको क्या बोलेंगे हम, संवैधानिक, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हैं ना, संवैधानिक यानी कि जो चीज संविधान में लिखी हुई है। नेक्स्ट इसमें लिखा गया है, यह पद भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता का प्रतीक है, ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति जो काम कर रहे हैं वो किसी जाति विशेष, धर्म विशेष के लिए नहीं कर रहे हैं, पूरे भारत के लिए काम कर रहे हैं, और उनकी पूरी ड्यूटी है कि पूरे भारत को वो एक रखें, ठीक है, सबके हित में काम करें। और उसको अखंडता, अखंडता का मतलब है कि बाहरी लोगों का यहाँ पर कब्जा ना होने दें, ठीक है, अखंड रखें, यानी कि ये जो हमारा जो नक्शा है हमेशा से हमेशा तक रहे। संप्रभुत्वता का मतलब है कि हमारे देश में जो डिसीजन लेने की पावर है वो हमारी कैबिनेट मंत्री ले, ठीक है, हमारी मंत्री परिषद ले, और हमारे राष्ट्रपति जी, ठीक है, कोई चीज पे सलाह लेनी है तो वो ले, तो ये सब लोग मिलकर ले, ना कि दूसरे देश हम पर दबाव बना रहे और हम उनके कहने पर ले रहे हैं। तो संप्रभुता का मतलब होता है सेल्फ डिपेंड होना किसी भी देश का, ठीक है। जैसे आज की डेट में भारत जो है अपने डिसीजन खुद लेता है, पाकिस्तान किसके कहने पे लेता है अपना कोई भी डिसीजन, जो उसको ज्यादा पैसे देगा वो उसकी बात मानता है, अमेरिका ज्यादा पैसा देगा अमेरिका की बात मानेगा, ठीक है, सऊदी अरेबिया उसको ज्यादा पैसा देगा उसकी बात मानेगा, तो उनके पास संप्रभुत्वता है ही नहीं, ठीक है। चाइना के पास है, चाइना वो करता है जो उसका मन करता है, जापान के पास है, जापान वो करता है जो वो कर सकता है, मतलब जो भी उसका डिसीजन है। श्रीलंका के पास नहीं है, ठीक है, श्रीलंका भी उसी तरह काम करता है जिस तरह पाकिस्तान, जो ज्यादा हेल्प करेगा वो उसकी बात मान लेता है, ठीक है। और बहुत सारे देशों को इनडायरेक्टली कौन हैंडल कर रहा है, चीन, और कौन हैंडल कर रहा है, अमेरिका, ठीक है। अब वो बोलते हैं ना जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसके पास ज्यादा पैसा होता है वो दूसरे देशों को क्या करते हैं, कंट्रोल करके रखते हैं, लोन दे देंगे और उनके यहाँ विकास के नाम पे कुछ कुछ काम करेंगे, और फिर कहेंगे कि अगर तुमने पैसे नहीं लौटाए तो हम तुम्हारी इतनी जमीन ले लेंगे, तो तुम हमारी बात मानो, ठीक है, उस तरह से दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट हम इसमें देख रहे हैं अनुच्छेद 53, कार्यकारी या शक्तियां। यहाँ पर अभी आप शॉर्ट में समझ लीजिए कार्यकारी शक्ति क्या होती है, क्योंकि आगे विस्तार से हम, मैंने इसके 10-15 पॉइंट बना के रखे, वहां हम विस्तार से अभी इसी पीडीएफ में नीचे देखेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 53 में बोला गया है कार्यकारी शक्तियां, यानी कि जो काम करते हैं राष्ट्रपति उनके बारे में बोला गया है। तो राष्ट्रपति के पास बहुत सारी शक्तियां हैं, ठीक है भाई, देश का राजा है, शक्तियां होनी चाहिए, है ना, लेकिन उसकी शक्तियां जो है उनमें एक कॉमा लगा हुआ है। क्या कॉमा लगा हुआ है, कोई भी डिसीजन वो मंत्री परिषद के बिना नहीं ले सकता, ठीक है, मंत्री परिषद से पूछ के लेगा। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है अनुच्छेद 53 में, भारत की समस्त कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग स्वयं सीधे कर सकते हैं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करवा सकते हैं, ठीक है। ये शक्तियां संविधान और कानून के अधीन होती हैं। विभाग में राष्ट्रपति, मंत्री परिषद, यानी कि जिसके अध्यक्ष कौन से होते हैं मंत्री परिषद के, प्रधानमंत्री, की सलाह से कार्य करते हैं, ठीक है। तो कार्यकारी जो शक्तियां हैं वो किस में आती हैं, अनुच्छेद 53 में। नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर, सॉरी नेक्स्ट हम आर्टिकल देख रहे हैं, राष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है ना, किस तरीके से होता है राष्ट्रपति का चुनाव, वो हम देख रहे हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में यहाँ बोला गया है, राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें शामिल है। अब देखो राष्ट्रपति की जो वो होता है चुनाव, वो इनडायरेक्ट होता है, कभी डायरेक्ट नहीं होता है। डायरेक्ट यानी कि कभी आप लोग वोट डालने गए हो कि आज हम वोट डालने जा रहे हैं, हमें अपना राष्ट्रपति चुनना है, आपने कभी सुना ही नहीं होगा ऐसे,
कि आज किसके लिए वोटिंग होनी है, राष्ट्रपति के लिए, तो हम राष्ट्रपति को वोट डालने जा रहे हैं। तो आप और हम वोट नहीं डालते हैं उसमें, ठीक है। तो उसमें भाई जब चुनाव होते हैं तो कैसे होते हैं, अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट यानी कि आप वोट डालने नहीं जाओगे, उनको वोट कौन डालेंगे, जिनको आपने चुना है। तो आपने किनको चुना है, आपने चुना है एमपीज को, जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, जो संसद में बैठे हैं, ठीक है। आपने चुना है एमएलए को, एमएलए को जो कहां बैठे हैं, जो सभी राज्यों की विधानसभाओं में बैठे हैं, ठीक है। आपने इनको चुना है। तो ये जो है ये किसको चुनेंगे, ये चुनेंगे राष्ट्रपति को, ठीक है। आपने जिनको चुना है वो चुनेंगे राष्ट्रपति को। तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है, चुनाव आयोग, ठीक है। संसद में जो चुनाव हो रहे थे उनको, उनका कौन चुनाव करवा रहा था, चुनाव आयोग, ठीक है। संसद का भी चुनाव चुनाव आयोग कराता है, ठीक है। राज्य की विधानसभाओं का भी चुनाव कौन कराता है, चुनाव आयोग कराता है। राष्ट्रपति का भी चुनाव कौन कराता है, चुनाव आयोग कराता है। चुनाव आयोग कराता है मतलब पूरा ऑर्गेनाइज जो करते हैं, ठीक है। यानी कि इतने बूथ सेंटर होंगे, इतने इतने लोग एक सेंटर पर काम करेंगे, इतनी इतनी टीम बनाई जाएंगी, इसको ये चुनाव चिन्ह देना है, ये सारे नियम है, ये सबको पालन करने हैं, ठीक है। फिर सबके रजिस्ट्रेशन करे जाएंगे पहले कि कौन कौन चुनाव के लिए खड़ा हो रहा है। तो ये सारा जो संचालन है ये कौन करता है, हमारे देश का चुनाव आयोग करता है, ठीक है। अब देखो चुनाव आयोग, मैंने बताया कि क्या क्या काम करता है। संसद के जो सदस्य होते हैं सबका चुनाव कौन कराता है, चुनाव आयोग। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है, चुनाव आयोग। विधानसभाओं का चुनाव कौन कराता है, चुनाव आयोग, ठीक है। पंचायती राज का नहीं कराता है, ठीक है। उसके बारे में हम वहां पढ़ेंगे जहां हम पंचायती राज पढ़ेंगे। पंचायती राज का चुनाव चुनाव आयोग नहीं कराता है, ये चीज ध्यान रखना। यहाँ पर अब देखो चुनाव हो रहा है, चुनाव कौन करा रहे हैं, चुनाव आयोग करा रहा है। अब एक व्यक्ति खड़ा हो गया, राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति पद के लिए कितने लोग खड़े हो गए, मान लो 3 लोग खड़े हो गए, ए बी सी, 3 लोग खड़े हैं। अब इन 3 लोगों को कौन चुनेगा, यानी कि इन तीनों में से एक को राष्ट्रपति बनाना है। तो किसको बनाना है राष्ट्रपति, पहला है संसद के दोनों सदन, लोकसभा के कितने एमपी हैं, यानी सांसद हैं, कितने हैं 543, ठीक है, 543, और राज्यसभा के 233 के निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित सदस्य यानी कि जो जनता ने चुन के भेजे हैं। 12 जो मनोनीत वाले हैं, जो मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति, वो चुनाव में भाग नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे वो चुनाव में भाग, क्योंकि उनको कौन चुन रहा है, राष्ट्रपति चुन रहा है ना। तो वो चुनाव में भाग नहीं लेते हैं मनोनीत वाले, ठीक है। तो ये सब कौन लेंगे, भाग लेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। नेक्स्ट इसमें बोला गया है, अब देखो ये तो आपको पता चल गया संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा हो गया। अब मैंने आपको बताया और विधानसभा के एमएलए यानी कि विधायक जो हैं वो कितने हैं, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य लगभग 4123 हैं, निर्वाचित विधायक हैं जो राष्ट्रपति को वोट डालते हैं, ठीक है। तीसरे पॉइंट में है केंद्र शासित प्रदेशों में। हमारे देश में 2 ही ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके पास अपनी क्या है, विधानसभा है, ठीक है। तो 2 कौन कौन से हैं, दिल्ली है, दिल्ली में कितने हैं विधायक, 70 है, और पुदुचेरी में कितने हैं, 30 हैं। तो केवल यही दोनों लेते हैं, ठीक है भाग। पहले जम्मू कश्मीर में भी था मंत्री, अच्छा वो परिषद के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो आपको समझ में आया, राज्यों की विधानसभा और केंद्र शासित प्रदेश जो है हमारे देश में, केवल 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी विधानसभा है, ठीक है। कौन सी, दिल्ली और पुदुचेरी, ठीक है। इन दोनों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि भारत के सिर्फ 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी के पास विधानसभाएं हैं, इसलिए इनके विधायक राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें लिखा गया है कि मनोनीत यानी कि नॉमिनेटेड सदस्य इस प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते, ठीक है। नेक्स्ट इसमें लिखा गया है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा होता है, ठीक है। इस लाइन को बिल्कुल रट लीजिए। अब किस तरह से रटनी है वो मैं बताऊंगी, ठीक है। यानी कि इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है। अब इसका मतलब क्या होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगी चुनाव की पद्धति में, ठीक है। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो कौन सी पद्धति से होता है, एग्जाम में पूछा जाता है आपसे। तो आप क्या बताएंगे, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। राष्ट्रपति को भारत की संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा तथा साथ ही राज्य की विधायिका या विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है, ठीक है। कौन कौन आ गए, एमपी आ गए और सारे एमएलए आ गए। और चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है, 5 साल के लिए, ठीक है। राष्ट्रपति कितने साल के लिए चुने जाते हैं, 5 साल के लिए। देखो 6 साल के लिए 2 ही लोग चुने जाते हैं,
ठीक है, एक तो राज्यसभा के लोग और एक जो राज्यों में विधान परिषद होती है ना उनके सदस्य। ठीक है, जिन राज्यों में विधान परिषद होती है उनके सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, 7 राज्यों में या 8 राज्यों में है अभी वर्तमान में मंत्री परिषद, विधान परिषद। ठीक है, सब में नहीं है, 7 राज्यों में है शायद। ठीक है, और ये जो है ये जो चुने जाते हैं 6 साल के लिए राज्यसभा के सदस्य और विधान परिषदों की, केवल 2 के सदस्य ऐसे होते हैं जो 6 साल के लिए चुने जाते हैं। बाकी भारत में जितने भी चुनाव होते हैं वो सब 5 साल के लिए होते हैं। ठीक है, ये ट्रिक है याद रखने की कि 2 ही ऐसे चुनाव हैं जो 6 साल के लिए हैं, बाकी सब कैसे हैं 5 साल के लिए। कौन कौन से? एक तो राज्यसभा, ठीक है, और एक विधान परिषद जिन राज्यों में है अभी हाल फिलहाल। नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पर अनुच्छेद 55 में लिखा गया है चुनाव की पद्धति। क्या पद्धति है, किस पद्धति के अनुसार भारत में चुनाव होते हैं? तो चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होते हैं। किस आधार पर होते हैं? चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होते हैं। और मतदान की विधि क्या है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ठीक है, उद्देश्य क्या है? यह है सुनिश्चित करना कि राष्ट्रपति का चुनाव अधिकतम प्रतिनिधियों की सहमति से हो, ना कि केवल साधारण बहुमत से। अब देखो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होती क्या है। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को समझने के लिए आप ये ध्यान रखना कि हम 3 कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं जो राष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि हमेशा 3 ही होते हैं, पर हम अपने हमारा मन है 3 खड़े कर रहे हैं। 2 होते हैं या फिर ज्यादातर एक का ही नाम होता है। और ज्यादातर जो पद होता है ये निर्विरोध हो जाता है, यानी कि चुनाव होता ही नहीं है। ज्यादातर लोग सहमति बना लेते हैं कि हाँ हम इनको वोट डालने के लिए तैयार है। ठीक है, क्योंकि हमारे देश का जो राष्ट्रपति चुना जाता है वो उसका मतलब पूरे जीवन का उसका करियर जो रहा होता है वो बहुत ही सादगी वाला रहा होता है, उसको ही राष्ट्रपति बनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये गड़बड़ घोटाले वाला, ये ऐसे इधर उधर से पैसे कमाने वाला ये व्यक्ति नहीं होता। इस पद पर बैठने वाला व्यक्ति मोस्टली ईमानदारी होते हैं। ठीक है, चाहे हम एपीजे अब्दुल कलाम को देखें, राजेंद्र प्रसाद को देखें जो सबसे पहले थे, जितने भी राष्ट्रपति रहे हैं मोस्टली ईमानदार रहे हैं। ठीक है, 80% जो राष्ट्रपति हैं वो ईमानदारी रहे हैं। अभी ये जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं काफी सादगी वाला जीवन है इनका और बहुत अच्छे से देश को संभाल रही है। ठीक है, तो ऐसे ही आदमी कोई लेके आते हैं तो यहाँ पर ज्यादातर क्या होता है निर्विरोधी हो जाता है, मतलब चुनाव की जरूरत ही नहीं है, सब लोग ऐसे ही उनको मान लेते हैं कि हाँ ठीक है। ठीक है, तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है? इसका सरल अर्थ है कि जिस पार्टी या समूह को जितने प्रतिशत वोट मिले हैं उसे संसद में उतनी ही सीटों का हिस्सा मिलना चाहिए। ठीक है, यह प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि अल्पसंख्यक और छोटे समूहों की आवाज भी शासन में शामिल हो, यानी कि एसटी एससी से भी लोग आए। ठीक है, यहाँ पर इस पद के लिए। ठीक है, भारत में इसे सीधे जनता के चुनाव लोकसभा और विधानसभाओं की बजाय अप्रत्यक्ष चुनाव में अपनाया जाता है ताकि सभी राज्यों और वर्गों में उचित प्रतिनिधित्व हो सके। यानी कि जब भी इस तरह की चुनाव होता है तो ध्यान रखा जाता है कि हर कैटेगरी से लोग आए, है ना। ऐसा नहीं है कि हमेशा जनरल का ही राष्ट्रपति बनता रहे। अभी हाल फिलहाल में ओबीसी की राष्ट्रपति हैं ये। ठीक है, तो हर कैटेगरी का आए, इसलिए ये ध्यान रखा जाता है कि इस बार इस कैटेगरी का बनेगा, इस बार इस कैटेगरी का बनेगा, तो उसके हिसाब से ही राष्ट्रपति बनता है। ठीक है, और ज्यादातर चुनावों में ये जो होता है ये चीजें होती हैं कि इस बार इस सीट से बनेगा और इस बार इस सीट से बनेगा, मतलब पहले से ही डिसाइड होता है कि इस बार जो प्रधानमंत्री बनेगा या फिर जो राष्ट्रपति का पद है इस बार वो ओबीसी में जाएगा या जनरल में जाएगा या किस में जाएगा, वो पहले से ही निर्धारित होता है। ठीक है, तो फिर जो कैंडिडेट खड़े होंगे वो एससी वाले ही खड़े होंगे उस एरिया से। ठीक है, सॉरी, प्रधानमंत्री के चुनाव में ऐसा नहीं होता, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में होता है और आपके एमपी और एमएलए के चुनाव में ऐसा होता है। ठीक है, जैसे कोई सीट है वो अब की बात जैसे 33% महिलाओं के लिए बोला है इन्होंने, मैंने आपको पढ़ाया था संसद में कि 33% महिलाएं अब लोकसभा में और राज्यसभा में आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, और राज्य की विधायिकाओं में भी आपको देखने को मिलेंगी। तो उसमें क्या होगा, कुछ सीटें ऐसी होंगी, मतलब कुछ क्षेत्र ऐसे होंगे, कुछ निर्वाचित क्षेत्र ऐसे होंगे जहां पर केवल और केवल महिला खड़ी होगी। यानी कि अगर 3 कैंडिडेट भी उस एरिया के लिए खड़े हैं तो तीनों महिला ही खड़ी होंगी, क्योंकि लास्ट में चुनाव तो महिला का ही होना है। तो इस तरह से, ठीक है, उसी तरह से ये है। तो अनुपातिक प्रणाली का मतलब है कि जो जिस कैटेगरी में इस बार चुना जाना है उस कैटेगरी के लोग खड़े होंगे। अब देखो नेक्स्ट इसमें है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब क्या होता है अभी हम देख लेते हैं। यहाँ पर यह है अनुपातिक प्रतिनिधित्व को लागू करने का एक तरीका है। इसमें मतदाता केवल एक व्यक्ति को वोट नहीं देता बल्कि उम्मीदवार के एक पसंद के हिसाब से वो तय करता है। ठीक है, तो ये काम कैसे करता है? देखो ये काम ऐसे करता है।
काम ये ऐसे करता है, जैसे 3 लोग थे ए बी सी, अब वोट कौन कौन डालेगा? 4,000 तो विधानसभाओं के लोग डालेंगे जो हमारे 28 राज्यों से आए, ठीक है। 70 कौन डालेंगे? दिल्ली वाले, और बाकी के डालेंगे पुडुचेरी वाले, ठीक है। और कौन डालेगा? सांसद डालेंगे। कौन सांसद? जो राज्यसभा के हैं और लोकसभा के हैं, यानी कि 543 और 245 लोग, ठीक है। 4,000 कुछ लोग, और 70 लोग दिल्ली से, और पुडुचेरी से हमने कितने देखे थे याद नहीं आ रहा, मतलब कुछ पुडुचेरी से, ठीक है। ये सारे लोग वोट डालेंगे इन तीनों को। तो ये ऐसे नहीं चुनेंगे कि इस पद पर इनको कौन चाहिए, कि एक, जैसे आप साधारण वोट कैसे डाल के आते हो, आपको जो आदमी को अपना नेता बनाना है, आप उसके नाम से बटन दबा के आ जाते हो ईवीएम में। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपको अपनी पसंद बतानी होती है, ठीक है। कैसे पसंद बतानी होती है? कि हम पहले नंबर पर राष्ट्रपति बी को चुनना चाहते हैं। अब वो आपकी मर्जी है कि आप पहले नंबर पर किसको चाहते हैं, ठीक है। कि सबसे पहले हम चाहते हैं कि बी बने। अगर बी नहीं है तो दूसरी पसंद हमारी सी है, और तीसरी पसंद हमारी ए है, ठीक है। अब कोई दूसरा जाएगा वोट डालने, तो वो डालेगा कि पहली पसंद मेरी ए है, दूसरी पसंद मेरी बी है, और तीसरी पसंद मेरी सी है। अब कोई और आदमी जाएगा, मतलब इन्हीं यही सारी सदस्य वोट डालेंगे ना, तो फिर इनमें से ही कोई वोट डालने जाएगा कि भाई पहली पसंद हमारी ए है, और दूसरी पसंद हमारी ये है, और तीसरी ये है। फिर कोई आदमी वोट डालने जाएगा, पहली ये है, और तीसरी ये है, और दूसरे नंबर पर ये है, ठीक है। दूसरे नंबर पर ये है। अब इसी तरह से सब लोग वोट डालेंगे, ये सारी की सारी, ठीक है। अब पहले से हमें ये देखना पड़ेगा कि पहली पसंद पर किस व्यक्ति को सबसे ज्यादा पसंद किया गया है, नहीं किया गया है, सॉरी, पहली पसंद पर किस व्यक्ति को सबसे कम आंका गया है। तो ये जो है, इनमें पहले में एक भी नहीं आया, ठीक है। अब देखो 4,000 में से कोई ना कोई तो होगा, यहाँ पर एक भी नहीं आया, तो एक भी नहीं आया मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक भी नहीं आया, तो ये तो हो गए यहाँ से बाहर, ठीक है, चुनाव से बाहर, ठीक है। अब गिनती हो रही है, तो ये तो हो गए चुनाव से बाहर। अब देखो ए और बी रह जाएंगे। अब देखो पहली पसंद पर सबसे ज्यादा किसको पसंद किया गया है? पहली पसंद पर सबसे ज्यादा पसंद किया गया है ए को। तो देखो जैसे ए को 3 वोट मिले हैं पहली पसंद पर, और इनको कितना मिला है? 1, है ना। तो जीतेगा कौन? ये जीतेंगे। अब ऐसा करते क्यों है? ऐसा इसलिए करते हैं कि किसी भी व्यक्ति की वोट जो है खराब ना हो। जैसे आम चुनाव में क्या होता है, 3 लोग हैं, ठीक है, 3 लोग हैं। अब जिसकी ज्यादा वोट आती है वही चुना जाता है। मान लो जैसे इसकी आई 40% वोट, ठीक है, इसकी आई 40% वोट, इसकी आई 20% वोट, ठीक है, और इसकी आई 45% वोट। तो जीतेगा कौन? 45% वाला जीत गया, यानी कि 60% वाले, लगभग 60, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, कितने हो गए? 60 और 30, हाँ ये हो जाएगा 30। तो फिर जीता कौन? ये 40% वाला व्यक्ति तो जीत गया, ठीक है, ये 40% वाला व्यक्ति जीत गया, और ये 30 और ये 20 वाले जो है वो हार गए, ठीक है। 10% ने वोट नहीं डाली थी, है ना, 10% ने वोट नहीं डाली थी, 40% वाला जीता। यानी कि अभी जो आपने नेता चुना है वो कितने परसेंट वाले व्यक्ति को चुना है? 40% वाले व्यक्ति को चुना है। यानी कि जो 60, यानी कि जो 50% लोग जिन्होंने वोट डाला उनका वोट बेकार गया, ठीक है। जिन्होंने ए को, बी को या सी को चुना उनका वोट तो खराब गया ना। वोट कौन से रहे? सही वोट कौन से रहे? 40%। तो 40% व्यक्ति जिस नेता को चाहते हैं वो बन गया। लेकिन वहां पर जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, आप तीनों लोगों को चुनते हो, पहली पसंद, दूसरी पसंद, तीसरी पसंद। तो जो ज्यादा पहली पसंद वाले पे आएंगे वही जीत जाएंगे। तो वहां पर क्या है, वोट खराब नहीं होती है। और ऐसा क्यों बनाया गया है? वो ऐसा इसलिए बनाया गया है कि बाकी के जितने भी चुनाव हो रहे हैं, एमएलए या एमपी के जो चुनाव होते हैं, उसमें जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा वोट मिलती है वो जीतता है। लेकिन जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें होता है कोटा से, ठीक है। कोटा यहाँ पर दिया गया है? नहीं दिया गया। देखो मैं बताती हूँ कोटा क्या होता है। देखो यहाँ पे दिया गया, कोटा से दिया गया है। कोटा में क्या होता है? यहाँ पे लिखा हुआ है कोटा, मैं भूल गई, ठीक है। कोटा में क्या होता है? कोटा में ये होता है टोटल वोट, ठीक है, टोटल वोट प्लस जितनी जितनी यहाँ पर सीट है, यानी कि जैसे एक सीट, यानी कि एक राष्ट्रपति के लिए चुनाव हो रहा है, +1। अब जो भी आंसर आएगा उसमें +1 कर देंगे हम, ठीक है। जो भी आंसर आएगा यहाँ पर उसमें क्या कर देंगे? +1 कर देंगे। यानी कि कितना हो गया? इस, ये जो पूरी कैलकुलेशन है, ये तरीका है वोट की काउंटिंग करने का, ठीक है, राष्ट्रपति की वोट की काउंटिंग करने का। और राज्यसभा की जो वोट काउंट होती है वो भी इस तरह से होती है। तो इसका क्या मतलब हुआ? ये पूरी कैलकुलेशन का मतलब ये हुआ
कि जिस व्यक्ति के 51% वोट आएंगे वही देश का राष्ट्रपति बनेगा। और ऐसा होना चाहिए कि भाई कम से कम आधे से कुछ ज्यादा लोग उसको पसंद कर रहे हैं, तभी वो देश का राष्ट्रपति बनना चाहिए, अन्यथा नहीं बनना चाहिए। तो ये पूरी प्रक्रिया है। ठीक है, तो जितने भी वोट है मतलब राज्य की विधायिकाओं के 4,000 प्लस कुछ वोट थे। ठीक है, 543 किसके थे लोकसभा के, 245 किसके थे राज्यसभा के, और केंद्र शासित प्रदेशों के 2 उनके थे। ठीक है, तो ये सारी वोट, तो ये आ जाएगी टोटल में। सीट कितनी थी, 1 थी, प्लस 1 करेंगे तो 50% हो गया ना, है ना। अब कोई भी संख्या के बटा 2 कर दो तो 50% हो गया। ठीक है, यानी कि आधा निकल आएगा। अब आधे में प्लस 1 कर दो तो 51% हो जाएगा वो। ठीक है, अब जब वो 51% हो गया, यानी कि 51% जिसकी वोट आएंगी वो आदमी कौन होगा, देश का राष्ट्रपति होगा। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं ना। अब देखो इसमें क्या लिखा है वो हम पढ़ लेते हैं। इसकी मुख्य विशेषता ये है, मतलब इसकी ये जो प्रणाली है, एकल संक्रमणीय जो प्रणाली है, उसकी मुख्य विशेषता है विजेता क्रम। मतदाता बैलेट पेपर पर उम्मीदवार के नाम के आगे 1 2 3 लिखता है, यानी कि मेरी पहली पसंद ये है, दूसरी पसंद ये है, तीसरी पसंद, यानी कि मेरी पहली पसंद ये है, दूसरी ये है। निश्चित कोटा उम्मीदवार को जीतने के लिए कुल पड़े वोटों का एक निश्चित हिस्सा हासिल करना होता है। इसका सामान्य सूत्र क्या है, इसका सामान्य सूत्र है मतों का हस्तांतरण। ठीक है, क्या है, यदि किसी उम्मीदवार को पहली पसंद के इतने वोट मिल जाते हैं कि वह कोटे से अधिक है, कोटे से अधिक है यानी कि 51% से अधिक है, तो उसके अतिरिक्त वोट दूसरी पसंद वाले उम्मीदवार को ट्रांसफर कर दी जाती हैं। ठीक है, यदि कोई उम्मीदवार कोटा छू नहीं पाता है, ठीक है, यानी कि 51% उसके नहीं आ रही पहली पसंद पर, जो मैंने भी आपको बताया कि ए बी सी जो हमने रखा, ठीक है, ए बी सी जो हमने रखा, जब उनकी काउंटिंग हुई तो पहली पसंद पर 51% लोगों ने उनको पसंद नहीं करा। ठीक है, तो वो निकल गए यहाँ से कि भाई तुम चुनाव हार गए, तुम हटो, अब इन दोनों में देखेंगे कि किसके 51% वोट आए। ठीक है, तो ऐसा होता है, समझ में आ गई ना। तो ये बोल रहे हैं कि बाकी की दूसरे को ट्रांसफर हो जाती है। यदि कोई भी उम्मीदवार कोटा नहीं छू पाता तो सबसे कम वोट पाने वाले को रेस से बाहर कर दिया जाता है और उसके सभी वोट अगली पसंद वाले को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। ठीक है, यानी कि जितने भी वोट डालने वाले हैं वो इन तीनों को चुनेंगे और अपनी पसंद बताएंगे। ठीक है, इसी तरह से होती है। यह प्रणाली क्यों अपनाई जाती है, ताकि वोट बेकार ना हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई 30% वाला नहीं चुना जाएगा, इसमें हमेशा 50% वाला ही चुना 51% वाला ही चुना जाएगा। जैसे जो आम चुनाव होते हैं, बाकी के जो चुनाव होते हैं 30%, 35%, 40%, 50% तो बहुत कम होता है कि 50% जनता ने इसको पसंद कराया और ये देश का नेता बना है। ठीक है, एमपी बनाए या एमएलए बनाए, ऐसा बहुत कम होता है। ज्यादातर 30-35% वाले ही बन जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वोट भी कम पड़ते हैं और वो तरीका ही वो है हमारे यहाँ वोटिंग सिस्टम, लेकिन होना ये चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा जिसको जनता पसंद कर रही है वही नेता बने। नेक्स्ट है समान अवसर। यह बहुमत की तानाशाही को रोकता है। बहुमत यानी कि जिसके ज्यादा वोट आए उसकी चलेगी, नहीं, जिसको ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं वो बनना चाहिए देश का राष्ट्रपति, है ना। तो ये क्या करता है, बहुमत की तानाशाही को रोकता है और सभी राजनीतिक दलों को उनकी ताकत के अनुसार जगह देता है। भारत में उपयोग यह मुख्य रूप से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्यों और विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव में उपयोग की जाती है। ठीक है, याद रखना, ये लाइन बिल्कुल भूलनी नहीं है, याद रखना है कि ये जो मैंने एकल संकलमणि वाला फॉर्मूला बताया है, ये फॉर्मूला कहाँ कहाँ काम आता है, कहाँ कहाँ काम आता है, तो ये फॉर्मूला काम आता है राष्ट्रपति के चुनाव में, ये फॉर्मूला काम आता है उपराष्ट्रपति के चुनाव में, ये फॉर्मूला काम आता है राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में, और ये फॉर्मूला काम आता है राज्य की विधान परिषदों के चुनाव में। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, ये जितने भी चुनाव मैंने आपको बताए हैं ये एकल संकलमणि से ही होते हैं। ठीक है, और इनकी जो वोट काउंटिंग होती है वो ऐसे ही होती है। भारतीय संविधान के तहत राज्यों की विधान परिषद में राष्ट्रपति किसी भी सदस्य को मनोनीत नहीं कर सकता। ठीक है, राज्य में नहीं कर सकता, वहां नामांकन का अधिकार केवल और केवल राज्यपाल को है। ठीक है, यानी कि जो क्या हुआ, यानी कि जो अभी मैंने बताया कि राज्यसभा में जो राष्ट्रपति हैं वो कितने मनोनीत करते हैं, 12। ठीक है, अब जैसे राज्यसभा का गठन हुआ है सेम वैसे ही राज्य में राज्य परिषदों का गठन हुआ है। ठीक है, यानी कि विधान परिषदों का गठन हुआ है। ठीक है, तो विधान परिषद में जो मनोनीत करते हैं वो राष्ट्रपति नहीं करते हैं, वो राज्यपाल करते हैं। क्यों करते हैं, अभी मैं नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा ना वो विधानसभा ही रहेगा, है ना, सॉरी, हाँ वो विधानसभा ही रहेगा नेक्स्ट, सॉरी, इससे पहले इसके बाद मैं उपराष्ट्रपति कराऊंगी, उपराष्ट्रपति के बाद मैं विधानसभा कराऊंगी। तो जब विधानसभा कराऊंगी तो मैं बताऊंगी कि कौन से काम राज्यपाल करते हैं।
ठीक है, तो वहां ये चीजें आपको क्लियर होंगी। आपको बस इतना याद रखना है यहाँ पर कि राष्ट्रपति केवल और केवल राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है। पहले लोकसभा में करता था 2 सदस्य, वो अब हटा दिए गए हैं संशोधन के तहत। ठीक है, राज्य में कोई भी एक भी सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत नहीं करता है। राज्य में कौन मनोनीत करता है? राज्यपाल। ठीक है, और कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? ये कर सकता है 1/6। ठीक है, और ये जो चीजें हैं ये आपको विधान परिषद में ही समझ में आएंगी जब हम राज्य की पूरी पूरी विधान परिषद और विधानसभाओं के बारे में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आया? चलो ये लाइन दे रखी है, पढ़ देती हूँ। राज्यपाल परिषद की कुल क्षमता का लगभग 1/6 भाग साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता और समाज सेवा में से मनोनीत करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें दे रखा है अनुच्छेद 56 में दे रखा है कार्यकाल। कार्यकाल में बोला गया है कि राष्ट्रपति जो है वो कितने समय के लिए रहेंगे। तब तक हम इंतजार करें जब तक वो मरे ना। ठीक है, वैसे ज्यादातर बुढ़े ही बनते हैं, है ना राष्ट्रपति। तो हम वेट कर सकते हैं कि ये जब मरेंगे तो दूसरे वाले का नंबर आएगा, चुनाव होगा। नहीं, हमारे देश में जो राष्ट्रपति हैं वो 5 साल के लिए चुने जाते हैं। कितना होता है उनका कार्यकाल? केवल और केवल 5 साल। ठीक है, कार्यकाल समाप्त होने से पहले पद रिक्त हो सकता है। कई बार क्या होता है, 5 साल हुए नहीं, ज्यादातर बड़े बूढ़े ही होते हैं, कोई ना कोई की मृत्यु हो गई, ठीक है, मर गए, या फिर कोई ऐसे राष्ट्रपति आए जिन्होंने गड़बड़ घोटाला शुरू कर दिया, दूसरे देशों से पैसे लेके अपने देश की इंफॉर्मेशन बेच रहे हैं। ठीक है, अपने देश के लोगों के साथ गलत कर रहे हैं, क्योंकि सारी चीज तो इनके अंडर में है ना, करने को तो गड़बड़ घोटाला ये भी कर सकते हैं। वैसे भारत में आज तक ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, किसी भी देश के किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। जितने भी बड़े बूढ़े आए हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, वो सभी सब बहुत ही बहुत ईमानदार रहे हैं और अपने पद की गरिमा को हमेशा तक उन्होंने कायम रखा है, जब तक भी वो अपने पद पर रहे हैं। ठीक है, बड़े ही सीधे साधे लोग होते हैं और ऐसे ही लोगों का चुनाव होता है राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति का पद घूस लेके कमाने वाला नहीं है। ठीक है, वो पद एक अलग ही है। मतलब 5 साल के लिए आपको राजा बने रहना है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपके देश की छवि बाहर खराब ना हो। और जिस देश का राजा ही भ्रष्ट होएगा तो क्या ही छवि रहेगी, है ना। अब जैसे पाकिस्तान में है तो उनके राजा ही सब भ्रष्ट है, क्या है, उनका देश ही बेकार है ना। तो निर्भर करता है कि किसी भी देश का राष्ट्रपति कैसा है तो उस देश की छवि वैसी होती है। तो महाभियोग अगर लगा है, महाभियोग कब लगेगा? जब देशद्रोह करेंगे। देशद्रोह कब करेंगे? जब देश की कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर फेंकेंगे या घूस लेके दूसरों से काम करेंगे। ठीक है, उस कंडीशन में क्या लगेगा? देश पर, वो सॉरी, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगेगा। महाभियोग लगाने की जो विधि है वो कहाँ आती है? संसद में आती है। ठीक है, संसद के द्वारा उनको पद से हटाया जाता है, यानी कि संसद में प्रस्ताव लाया जाएगा, 51% से वो पारित होगा कि भाई ये जो राष्ट्रपति हैं बहुत गलत काम कर रहे हैं, देश के अहित में काम कर रहे हैं, इसलिए इनको पद से हटाया जा रहा है। तो वो पूरा प्रोसेस होता है, वहां वोटिंग होती है और वोटिंग के जरिए फिर इनको हटाया जाता है। तो इसको बोलते हैं महाभियोग। भारत में अभी तक ऐसा एक भी बार नहीं हुआ है। ठीक है, इसी पद्धति से हमारे देश के हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जज को उनके पद से हटाया जाता है। ठीक है, तो इन 3 लोगों को पद से हटाने के लिए की प्रक्रिया क्या है? महाभियोग। अब देखो, कोई कोई बड़े बूढ़े हैं, कोई दिक्कत हो गई, खांसी हो गई, जुकाम हो गई, भाई हमारी बस की नहीं अब काम करना, हमारे कैल्शियम की कमी हो गई, जोड़ों में दर्द हो रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है, बुढ़ापे में होती है नहीं समस्या, ऐसा कुछ उनको हो रहा है तो वो त्याग पत्र दे सकते हैं। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में लगभग पिछले साल की बात है, उपराष्ट्रपति जी ने अपना त्याग पत्र दे दिया कि भाई हमारी तबीयत खराब है, हमारी बस की नहीं है इतना काम करना, हम बुढ़े हो रहे हैं, तो हम अपना त्याग पत्र दे रहे हैं। धनखड़ जी थे, ठीक है, तो धनखड़ जी ने अपना त्याग पत्र दे दिया, आराम से वो घर पे रेस्ट कर रहे हैं, दूसरा उपराष्ट्रपति हमने चुन लिया। ठीक है, हमारे देश में कौन सी जनसंख्या की कमी है? 150 से ऊपर ही है, 160 भी हो सकती है अभी हाल फिलहाल में, है ना। तो अभी काउंटिंग चलेगी इस साल, तो पता चलेगा हमारे देश में कितने लोग रह रहे हैं। तो लगभग 150 करोड़ लोग हैं, जिससे कहोगे वो राष्ट्रपति बनने के लिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए तैयार हो जाएगा, है ना। आप लोगों से भी पूछा जाए तो आप लोग भी कहोगे हाँ जी हम तैयार हैं, है ना। कोई पूछने नहीं आया, वो बात एक अलग है। तो राष्ट्रपति जो है वो कितने साल के लिए अपने पद पर बैठते हैं? कुल 5 साल के लिए। ठीक है, उनको पद से वो उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले वो पद से रिक्त हो सकते हैं। कब? कब? जब उनके जोड़ों में दर्द है या उनको कोई भी समस्या है तो वो त्याग पत्र दे देंगे। ठीक है, ऑर्थो के पास जाना है भाई, अब लंबे समय के लिए इलाज चलेगा, तो हम त्याग पत्र दे रहे हैं। महाभियोग लगा दिया जाए कि भाई ये देशद्रोह कर रहे हैं, देश की कोई इन्फॉर्मेशन बेच रहे हैं, तो त्याग पत्र दे सकते हैं। और उनकी मृत्यु हो जाए, अब जब मरी गए तो फिर क्या ही है, फिर तो दूसरा चुनेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें नेक्स्ट बोला है कार्यकाल समाप्त होने के बाद नया राष्ट्रपति भार ग्रहण करने तक वर्तमान राष्ट्रपति का पद बनाए रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बोला गया है पुनः चुनाव के लिए पात्रता होती है, कोई सीमा नहीं होती कि कितनी बार कोई भी व्यक्ति देश का राष्ट्रपति बनेगा। ठीक है, कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बनेगा इसका संविधान में कुछ नहीं है, 10 साल, 15 साल, कितने साल भी रह सकता है।
ठीक है, कोई भी आदमी राष्ट्रपति। लेकिन कोई व्यक्ति अगर देश का राष्ट्रपति बन जाता है, अब आपने ये सोचा कभी कि बुढ़े ही क्यों बन रहे हैं राष्ट्रपति, जवान क्यों नहीं बन रहे? भाई जवान भी तो कोई राजा हो सकता है, मुकुट वुकुट पहन के चले, कितना स्मार्ट लगेगा, है ना? तो अगर हमारे देश में ये संविधान में लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति देश का राष्ट्रपति बन जाता है, तो वो दुनिया का कोई भी पद धारण नहीं कर सकता है। यानी कि राष्ट्रपति बनने के बाद वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है, एमएलए नहीं बन सकता है, एमपी नहीं बन सकता है, विदेश में कोई भी नौकरी नहीं कर सकता है। तो भाई कोई आदमी अपना जीवन थोड़ी खराब करेगा कि भाई पूरा राजनीतिक करियर सब कुछ खत्म ही हो जाता है। मतलब राष्ट्रपति के बाद कोई आपको कोई नौकरी नहीं मिलेगी, है ना? तो ये हमारे देश में किस संविधान में लिखा हुआ है? इसलिए बड़े बूढ़े ही बनते हैं, जिनको अब 5 साल बाद जाना ही है, जो किसी काम के नहीं है, वो बन जाते हैं राष्ट्रपति। इसलिए कोई भी जवान नहीं बनता है, ठीक है? इस एक तो ये वाला पद, और एक जो चीफ जस्टिस होते हैं ना हमारे देश में, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज होते हैं, वो इन दोनों ही व्यक्तियों को दूसरी कोई नौकरी नहीं मिलेगी, ठीक है? ये संविधान में लिखा हुआ है। अगर इन्होंने अपना पद छोड़ा तो इनको दूसरी कोई नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये दोनों सर्वोच्च पद हैं। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट का जज जो होते हैं, उनका जो लेवल होता है वो लगभग राष्ट्रपति जितना ही होता है, ठीक है? उनकी देश में जो इज्जत होती है वो राष्ट्रपति जितनी होती है, और राष्ट्रपति की उनके बराबर, दोनों के बराबर होती है। तो दोनों ही, ये जो राष्ट्रपति हैं वो कार्यपालिका के प्रमुख हैं, और न्यायपालिका के प्रमुख कौन है? न्यायपालिका के प्रमुख है हमारे चीफ जस्टिस, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। दोनों क्या है? दोनों इक्वल पोस्ट पर हैं। तो इन दोनों, ये दोनों ही पद पर कोई व्यक्ति अगर आसीन हो जाता है, बैठ जाता है, पद को ग्रहण कर लेता है, शपथ ले लेता है, तो वो दूसरे किसी भी पद पर नहीं जा सकता, क्योंकि इससे नीचे ये सारे पद, इससे ऊंचा कोई पद नहीं है हमारे देश में, ठीक है? और देखो ये इतना इंपॉर्टेंट व्यक्ति रहा होता है देश के लिए, तो बेइज्जती होगी कि पहले राजा बन गया फिर ऐसे घूम रहा है। दूसरी बात, इनको वेतन भत्ते सारी चीजें इतनी व्यवस्था कर दी जाती है कि इन्हें कहीं नौकरी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? पेंशन वेंशन इनको अच्छी खासी मिलती है, ठीक है? तीसरी बात, अगर ये विदेश में जाके नौकरी करने लगे तो बहुत सारी डीप इंफॉर्मेशन जो आम लोगों को नहीं पता होती वो इनको पता होती है, क्योंकि सारी चीजें इनके हाथ से ही निकल रही है। भाई देश का राजा है 5 साल के लिए, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन ये विदेश में कहीं ट्रांसफर ना कर दें ताकि देश को नुकसान ना हो जाए, इसलिए इनको कहीं भी जॉब करने का अधिकार नहीं है, ठीक है? इन दोनों ही लोगों को। अब देखो कोई आदमी मान लो आज उन्होंने शपथ, वो सॉरी, आज उन्होंने पद से हट गए, राष्ट्रपति के पद से हट गए आज, ठीक है? अब ऐसा थोड़ी ना है कि तुरंत तैयारी है राष्ट्रपति, हमें ढूंढना पड़ेगा, किसी काबिल आदमी को राष्ट्रपति बनाएंगे ना, तो हम इतने दिन के लिए पद खाली रहेगा नहीं, हम उपराष्ट्रपति को बोलेंगे कि तुम फटाफट आज से ही, इसी समय से ही क्या बन गए? राष्ट्रपति बन गए, ठीक है? और फिर अगले 6 महीने में चुनाव करा लिए जाएंगे और दूसरा नया राष्ट्रपति ले लेंगे, ठीक है? और इतनी देर के लिए हम किसको राष्ट्रपति बना देंगे? उपराष्ट्रपति को, ठीक है? तो जब भी इन तीनों में से किसी भी कारण से राष्ट्रपति का पद खाली रहेगा, तो उसके पद को कौन देखेगा? उपराष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति का पद खाली नहीं होना चाहिए। रोज जो भी काम हो रहा है, विदेश से कुछ खरीदना है, लेना है, कुछ और देश पर संकट आने वाला है, कुछ और चीजें होनी है, तो उसके लिए कोई ना कोई देश का राष्ट्रपति होना अनिवार्य है। इसलिए इन तीनों कारणों से अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो उपराष्ट्रपति को बैठा देते हैं। अनुच्छेद 57 में बोला गया है पुनः निर्वाचित की पात्रता, ठीक है? राष्ट्रपति बनने की कोई सीमा नहीं है, कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, कोई भी व्यक्ति कितनी बार भी पुनः निर्वाचित हो सकता है। 58 में लिखा है कि राष्ट्रपति पद के लिए पात्रता, यानी कि आयु कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 35 साल का होना चाहिए। ये नहीं है कि 18 साल का कोई भी बच्चा वहां केवल और केवल सुंदर कपड़े और मुकुट के लालच में राष्ट्रपति बन जाए, नहीं। कम से कम कितने होना चाहिए? 35 साल का। यानी कि राष्ट्रपति की जो योग्यता है वो एक सांसद के बराबर होनी चाहिए कम से कम, ठीक है? नेक्स्ट इसमें बोला गया है कि वो भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। नागरिक होना अनिवार्य है, मूल नागरिक होना अनिवार्य है। नागरिक होना यानी कि भाई विदेश से जो लोग आ रहे हैं उनको नागरिकता मिल रही है, वो भी तो नागरिक हुए ना। अब मान लो कोई आदमी आया, 15 साल पहले आया, उसने सारे के सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लिया, अब वो भारत का नागरिक बन गया, लेकिन देश का राष्ट्रपति नहीं बन सकता, ठीक है? हमारे देश का राष्ट्रपति वही व्यक्ति बन सकता है जिसने इस मिट्टी में जन्म लिया है, ठीक है? जिनका जन्म भारत में हुआ है, भारत की सीमा के अंदर हुआ है, वही व्यक्ति कौन बन सकता है? राष्ट्रपति बन सकता है। इसलिए सोनिया गांधी कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि इस पद पर कौन बैठ सकता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ठीक है, मुख्यमंत्री, ये जो पद हैं, इन पदों पर कौन बैठ सकता है? जिसका जन्म भारत में हुआ हो। सोनिया गांधी का जन्म भारत में नहीं हुआ है, इसलिए वो इन पदों पर नहीं बैठ सकती, ठीक है? ये कुछ नियम है।
तो नियम के हिसाब से जो भारत का नागरिक है, जिसका जन्म भारत में हुआ है, वो राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर आप भारत में पैदा हुए हो तो आप नेता बनने के लिए बिल्कुल तैयार हो। ठीक है, बशर्ते आपके पास ज्ञान होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, पैसा। पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्ञान इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्ञान नहीं भी है तो चल जाएगा, लेकिन पैसा होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैसा पानी की तरह उड़ाया जाता है जब चुनाव जीतते हैं। नेक्स्ट है, लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए। ठीक है, उतनी योग्यता कम से कम होनी चाहिए कि लोकसभा का सदस्य बन सके। केंद्र और राज्य सरकार के अधीन किसी भी लाभ के पद पर ना हो, यानी कि ऐसा ना हो कि वो विधायक भी है और राष्ट्रपति भी है। हमारी भारत सरकार ये कह रही है, हमारे देश का संविधान ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति के पास एक बार में एक ही सरकारी पद होना चाहिए। ठीक है, या तो विधायक रहेगा, या तो फिर वो एमपी रहेगा, या तो फिर वो राष्ट्रपति बनेगा, यानी कि एक बार में एक ही पद मिलेगा। ठीक है, दो दो सरकारी नौकरी नहीं मिलेंगी, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है और लोग बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी। ये भी क्या है, 5 साल के लिए सरकारी नौकरी तो करनी है। राष्ट्रपति बनने का मतलब क्या है, 5 साल के लिए सरकारी नौकरी, यही तो है। उसके बाद पेंशन मिलती है, वैसे ही सारे सांसदों को पेंशन मिलती है। मुझे लग रहा है देश का आधा टैक्स तो ये बड़े बूढ़े पेंशन के चक्कर में खा रहे हैं हमारा, और पेंशन इनको कम थोड़ी मिलती होगी, 2-2 3-3 लाख रुपए हो रही होगी इनकी पेंशन। नेक्स्ट हम देख रहे हैं अनुच्छेद 59, पद की शर्त। पद की क्या शर्त होनी चाहिए? ठीक है, राष्ट्रपति कोई अन्य लाभ पद धारण ना कर सके, यानी कि जैसे द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ठीक है, वो पहले प्रधानाचार्य रह चुकी हैं और वो रह चुकी हैं। अगर अभी हाल फिलहाल में वो किसी इस तरह के पद पर होती तो पहले उनको इस्तीफा देना पड़ता और फिर वो राष्ट्रपति बनती। ठीक है, तो एक पद छोड़ना पड़ेगा जब भी आपको राष्ट्रपति का पद दिया जाएगा, है ना। नेक्स्ट इसमें दिया गया है कि उन्हें सरकारी निवास यानी कि राष्ट्रपति भवन का अधिकार है, उनको राष्ट्रपति भवन मिलेगा रहने के लिए। अब किराए पर रहता हुआ हमारा देश का राष्ट्रपति अच्छा लगेगा नहीं ना, तो इसलिए बहुत बढ़िया सा, बहुत सुंदर सा राष्ट्रपति भवन बनाया गया है, उसी के अंदर राष्ट्रपति जी रहते हैं। ठीक है, और रिटायरमेंट के बाद 5 साल के बाद भी उनको पूरे भारत में वो जहां चाहे, जिस अच्छी लोकेशन पर चाहे, उनको एक 200 गज का मकान बढ़िया बनाया दिया जाता है कि भाई तुम यहाँ रहो। वैसे लेते नहीं है 200 गज, वो इतने बड़े राष्ट्रपति भवन में रहने के बाद वो 200 गज जमीन में रहेगा कोई नहीं, थोड़े बहुत तो पैसे उसने कमाए होंगे इधर उधर से। ठीक है, थोड़ा बहुत तो चलता ही है। नेक्स्ट है इसमें वेतन और भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, यानी कि हमारे देश की जो पार्लियामेंट है, हमारे देश की जो संसद है, वो निर्धारित करेगी कि राष्ट्रपति के का जो वेतन है, भत्ता है, वो कितना होगा। वो आज की डेट में लगभग 5 से 6 लाख रुपए इनको वेतन मिल रहा है, घटता बढ़ता रहता है। जैसे सभी सरकारी नौकरियों में पैसे बढ़ते हैं ना, उसी तरह राष्ट्रपति का भी बढ़ता है। ऐसा थोड़ी ना है महंगाई तुम सबके लिए बढ़ रही है, राष्ट्रपति जी के लिए नहीं बढ़ रही है। बड़े बूढ़े हैं तो क्या हुआ, पैसे चाहिए उनको, काम कर रहे हैं वो 5 साल के लिए। ठीक है, अनुच्छेद है 60। अनुच्छेद 60 में बोला गया है शपथ के बारे में। ठीक है, शपथ जो ग्रहण समारोह होता है, वो जितने भी ये जो नेता वगैरह होते हैं वो सब शपथ लेते हैं। ठीक है, कि हम अपने देश के लिए समर्पित रहेंगे, हम कोई भी गड़बड़ घोटाला नहीं करेंगे, हम देश की सेवा करेंगे, हम देश का कल्याण करेंगे, हम देश का विकास करेंगे। इस तरह की कुछ 2-4 लाइनें होती हैं, ज्यादातर इंग्लिश में होती हैं, तो मुझे तो वही पता चलता नहीं है, तो मैंने अपनी तरफ से बना लिया है ये शपथ। ठीक है, तो शपथ ग्रहण समारोह इस तरह का होता है जिस दिन वो सिग्नेचर करते हैं कि आज से हमारी नियुक्ति हो रही है इस पद पर। ठीक है, आज से हम नियुक्त हो रहे हैं, उस समय मतलब नियुक्ति से पहले वो इस तरह की शपथ लेते हैं। ठीक है, और ये आपको दूरदर्शन पर देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट इसमें दे रखा है पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति शपथ लेता है। ठीक है, शपथ मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश कौन होता है हमारे देश का? सुप्रीम कोर्ट का, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य जज। ठीक है, या अगर वो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य जज नहीं है तो या अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश दिलाते हैं। ठीक है, यानी कोई और वरिष्ठ होएगा तो वो दिलाएंगे, लेकिन दिलाएंगे कौन? सुप्रीम कोर्ट के जज ही दिलाते हैं। किसको शपथ? राष्ट्रपति को। ठीक है, शपथ में संविधान की रक्षा का वो वादा करते हैं, देश की सेवा का वादा करते हैं, निष्ठा और संकल्प लेते हैं। ठीक है, वो सबकी शपथ एक जैसी सी होती है। राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, यूं थोड़ी ना कहेगा कि मैं आज से घोटाला शुरू कर दूंगा है, या फिर मैं तुम्हें लूट लूंगा या फिर मैं किसी को नौकरी नहीं दूंगा। नहीं, बड़े बड़े वादे करते हैं भाई उस दिन, तो चाहे जितने करें ना करें, वो उनकी इच्छा है। महाभियोग की प्रक्रिया क्या है? देखो, महाभियोग के बारे में मैंने ऊपर आपको समझा दिया, अभी हम जल्दी जल्दी खत्म कर लेते हैं। अनुच्छेद 61 में महाभियोग के बारे में दिया गया है, राष्ट्रपति को संबोधन के उल्लंघन के बाद, यानी कि राष्ट्रपति अगर संविधान के का किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन करता है, कुछ भी गलत करता है, तो उसको पद से हटाया जा सकता है। यह प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित होती है। महाभियोग की प्रक्रिया विस्तृत और कठोर, ताकि पद की गरिमा बनी रहे। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें अनुच्छेद 62 में बोला गया है पद की स्थिति, यानी कि अगर पद खाली रहता है राष्ट्रपति का, वो जो 3 कारण बताए थे, कौन कौन से? महाभियोग लग जाए,
पद से खुद ही रिजाइन दे दें कि भाई हम पद त्याग कर रहे हैं, हमारे घुटनों में दर्द है, पैर में दर्द है, सर में दर्द है, कुछ भी, ठीक है, या फिर वो मर जाए, ठीक है, उनकी मृत्यु हो जाए। तो तीनों ही कंडीशन में क्या होगा कि यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए यानी कि खाली है, तो 6 महीने के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव होना चाहिए। रिक्त की अवधि में जितने दिन वो खाली रहेगा उतने दिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति बने रहेंगे, ठीक है, यानी कि वो पद खाली नहीं रहता, वो उपराष्ट्रपति को मिल जाता है। नेक्स्ट इसमें अनुच्छेद 53 में जो मैं बोल रही थी कि हम ये कार्यकारी जो शक्ति है उनको आगे डिस्कस करेंगे, तो वो क्या है, ठीक है। 53 में देखो, ये लास्ट चल रहा है वीडियो का, यानी कि एक तरह से हम ये जान रहे हैं कि राष्ट्रपति काम क्या करता है, कुछ काम भी तो करते होंगे, इतने वेतन भत्ते ये सब दिए जा रहे हैं, ठीक है, ताजवाज सब दिए जा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया सामान, खाने पीने का बढ़िया इंतजाम होता है, कई कई शेफ होते हैं, इतना बड़ा राष्ट्रपति भवन, इतना बड़ा गार्डन, है ना, तो ये सब दिया जा रहा है, काम भी तो कुछ करते होंगे, तो आओ देखते हैं काम क्या करते हैं। पहला है कार्यकारी शक्तियों का राष्ट्रपति में निहित होना, ठीक है, तो इसमें के अंदर दे रखा है कि भारत की संघीय कार्यकारी शक्ति यानी कि जो पावर है वो किसमें है, राष्ट्रपति में है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें दे रखा है वह इस शक्ति का प्रयोग संविधान के अनुसार करेंगे, यानी कि संविधान में जो चीज लिखी है उसके अकॉर्डिंग ही वो देश को चलाएंगे। कौन, राष्ट्रपति। यह प्रधानमंत्री की सलाह और मंत्रिमंडल की नियुक्ति करते हैं। मंत्रिमंडल में जितने भी लोग होते हैं उन सबकी यानी कि कैबिनेट मंत्रियों की और बाकी के जो मंत्री होते हैं, उप मंत्री जो होते हैं, उन सबकी नियुक्ति कौन करते हैं, या राज्य मंत्री जो होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। अब देखो कार्यकारी शक्ति में बता रखा है कि किस किस की नियुक्ति वो राष्ट्रपति जी जो है वो करते हैं। तो इसमें पहले नंबर पे हो गया प्रधानमंत्री की, मंत्रिपरिषद की, राज्यपाल की, 28 राज्य हैं तो 28 राज्यपालों की नियुक्ति, राजदूतों की नियुक्ति, न्यायवादियों की नियुक्ति, सेना के तीनों अध्यक्षों की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति, लेखा परीक्षक की नियुक्ति, ठीक है, वित्तीय आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, महिला आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, वित्तीय आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, सूचना आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, केंद्रीय विश्वविद्यालयों यानी कि जो यूनिवर्सिटी के जो कुलपति होते हैं उन सबकी नियुक्ति, दो चार अभी रह गई हैं इसलिए आदि लगा हुआ है, ठीक है। इन सबकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। और देखो यहाँ पर उपराज्यपाल भी होता है। उपराज्यपाल कौन होता है, उपराज्यपाल होते हैं कहाँ, जिन राज्यों में जो केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, कितने हैं वर्तमान में 8, तो उनमें राज्यपाल नहीं होते हैं, उनमें होते हैं उपराज्यपाल। तो उपराज्यपालों की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। तो मतलब इनका काम, ये बहुत बड़ा काम है, सबको अपॉइंटमेंट लेटर देना, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें राष्ट्रपति द्वारा शक्तियों का प्रयोग, प्रयोग कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। शक्तियां तो मिल गई, प्रयोग कैसे होगा। राष्ट्रपति अपनी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग स्वयं नहीं करते बल्कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। अनुच्छेद 74 में लिखा हुआ है ऐसा कि राष्ट्रपति कुछ भी डिसीजन लेने से पहले किससे पूछेंगे, मंत्रिपरिषद से। मंत्रिपरिषद में कौन है, प्रधानमंत्री है, उनके कैबिनेट मंत्री हैं, उनके राज्य मंत्री हैं, उनके उपमंत्री हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें वे प्रशासनिक कार्य जैसे नीति निर्धारण, अधिकारियों की नियुक्ति, युद्ध शांति घोषणा, विदेशी देशों से संबंध आदि के लिए मंत्रियों की सलाह पर ही काम करते हैं। अब देखो राष्ट्रपति के मुख्य कार्य क्या है। मुख्य कार्य है, राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का प्रमुख होता है। नाम मात्र का क्यों, मतलब ये तो बेइज्जती वाली बात हो गई कि नाम मात्र का ही होता है राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से कुछ काम नहीं कर सकते, सब कुछ पूछ के किससे करना पड़ेगा, प्रधानमंत्री से और उनकी मंत्रिपरिषद, ठीक है। इसलिए इनको क्या बोला है, नाम मात्र का प्रधान, ठीक है। नेक्स्ट इसमें लिखा है वास्तविक शक्ति का प्रयोग प्रधानमंत्री या उनकी मंत्रिपरिषद करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा कार्यों का प्रतिनिधित्व है, ठीक है। संसद द्वारा बनाए गए नियमों के तहत राष्ट्रपति कुछ भी कार्य को अन्य अधिकारियों या पदाधिकारियों को सौंप सकते हैं, ठीक है। कुछ काम उनको सौंपने हैं तो कर सकते हैं। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, विधायी यानी कि कानून बनाने वाली शक्तियां। कानून बनाने वाली शक्तियों में क्या आएगा, किसी भी विधेयक को कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। मैंने आपको संसद में बताया था कि कोई भी विधेयक, नियम कब बनेगा, कानून कब बनेगा, कोई भी योजना पास कब होगी, जब राज्यसभा लोकसभा दोनों सदनों से पास होंगे और बाद में राष्ट्रपति के सिग्नेचर होंगे, और राष्ट्रपति जी ने सिग्नेचर नहीं करे तो काम नहीं होगा, ठीक है। अब वो राष्ट्रपति जी सिग्नेचर कर देते हैं, क्यों कर देते हैं, ये डरे हुए होते हैं। कैसे, ये ऐसे डरे हुए होते हैं कि अगर ये मंत्रिपरिषद के कहने पर नहीं चलेंगे तो इनकी सत्ता चली जाएगी, ठीक है, इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ जाएगा या इस तरह की मतलब कुछ ना कुछ तिकड़मबाजी होगी, इनको पद से हटा देंगे। पहले भी एक दो बार ऐसा हुआ है कि जब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री या उनकी मंत्रिपरिषद की बात नहीं मानते हैं तो उनको पद से हटाने की पीछे पीछे साजिश होती रहती है और उनको पद से हटा देते हैं। क्या ये सारे उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति इस
दबाव के कारण अपना पद छोड़कर जा चुके हैं। भारत में ऐसा हो चुका है, ठीक है। तो अपने पद को बचाने के लिए राष्ट्रपति जी उनकी सब बात मानते हैं, है ना। कई बार ऐसा भी हुआ है कि जो राष्ट्रपति होते हैं कई बार इतना ईमानदार आदमी होता है कि मैं रहूं या ना रहूं इस पद पर, लेकिन गलत काम नहीं होएगा, ठीक है। ऐसे भी रहे हैं एक दो राष्ट्रपति। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि बिल आया, लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा से, दोनों से पास होके उनकी टेबल पर आ गया और उन्होंने अपनी जेब में रख लिया, उन्होंने सिग्नेचर ही नहीं करे, ठीक है। 6-7 महीने ऐसे ही निकाल दिए, जब तक वो अपने पद पर बने रहे तब तक उन्होंने उस पेपर पर सिग्नेचर नहीं करे कि भाई मेरे होते हुए तो देश में ये गलत काम नहीं होगा, ठीक है। और मोस्टली मैंने बताया ना 80% लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा देशभक्त होते हैं जो इस सीट तक आते हैं, क्योंकि जो सेवा करना चाहता है रियल में देश की वही इस पद तक आता है और लोग उसका ही नाम सजेस्ट करते हैं, ठीक है। सबको पता होता है कौन बेईमान है कौन ईमानदार है। नेक्स्ट है इसमें राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी। ये जो शक्ति है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है वो देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करते हैं या राष्ट्रपति एक अनुच्छेद 123 के तहत क्या करते हैं, ठीक है। इस तरह का कुछ भी क्वेश्चन घुमा के दे सकते हैं। तो राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करना होता है। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश तब जारी करते हैं जब संसद के दोनों सदनों में से किसी एक दोनों या कोई भी एक सदन में ना हो और तत्कालीन कानून बनाना हो। यानी कैसे, कभी कभी ऐसा क्या हो गया, इमरजेंसी आ गई, ठीक है, कुछ महामारी आ गई या कुछ इस तरह की चीजें हो गई। आपको पता है कि कोई भी चीज लागू करने के लिए हमारे देश में कोई भी नियम कानून योजना कुछ भी लागू करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, संसद में पास होने की जरूरत होती है। अब संसद का जो सत्र है वो हमारे देश में 3 बार, साल में 3 बार लगता है। पहला फरवरी में बजट सत्र, दूसरा जुलाई में मानसून सत्र, तीसरा अक्टूबर नवंबर में कौन सा होता है, शीतकालीन सत्र। अब ये तीनों सत्र नहीं चल रहे हैं, डिसीजन लेना है तुरंत। जैसा क्या हो रहा है, दुश्मन सेना आने वाली है, ठीक है, हमारे देश को घेर रही है, वहां पे लोग वो जो बॉर्डर है वहां पर टेंशन है, तो तुरंत अध्यादेश जारी करेंगे मंत्रिपरिषद की सलाह पर और वो कह देंगे धारा एक सॉरी अनुच्छेद 123 के तहत मैं आदेश देता हूं कि अभी से ही इसी समय फायर शुरू कर दिया जाए और अपने देश की सुरक्षा करी जाए, ठीक है। किसको आदेश देंगे, थल सेना को, जल सेना को, किसी भी सेना को, ठीक है। या फिर कोई महामारी आ गई हमारे देश में, जैसे कोरोना आया, क्विक लेना है डिसीजन, क्योंकि संसद से पास होने में टाइम लगेगा और संसद का सत्र बुलाने में भी टाइम लगेगा। सत्र हमारे देश में 3 बार ही लगते हैं, साल में 3 टाइम लगते हैं, ठीक है। तो बीच में अगर कुछ ऐसी परिस्थिति आ गई कि भाई तुरंत ये नियम बनाना है, तो ये अपने शक्ति का प्रयोग करते हैं। 123 अनुच्छेद में लिखी हुई है कि ये कोई भी डिसीजन तुरंत ले सकते हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद के कहने पर। फिर उसमें क्या है, उसमें फिर राज्यसभा लोकसभा से पास होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मंत्रिपरिषद सलाह देगी और कहेगी राष्ट्रपति जी अपनी इसका प्रयोग करो और लागू कर दो आज से ये चीज, ठीक है। तो ये कर देते हैं। अब देखो इसमें क्या है, इसमें ऐसा नहीं है कि ये हमेशा होता है, कभी कभी होता है, इमरजेंसी में ही यूज कर सकते हैं इस अनुच्छेद को, हमेशा यूज नहीं कर सकते। तो देखो कब कब यूज कर सकते हैं वो देखते हैं हम। भारतीय संविधान के अनुसार 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश तब जारी करते हैं जब संसद के दोनों या कोई भी एक सदन में सत्र ना चल रहा हो, ठीक है, तत्काल कानून बनाना आवश्यक हो। यह शक्ति असाधारण परिस्थितियों में, नॉर्मल नहीं है ये प्रॉब्लम, अगर कुछ ज्यादा ही बड़ी प्रॉब्लम आ जाए तुरंत डिसीजन लेना, कोई भी काम राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बिना नहीं होता, तो ये सिग्नेचर कर देते हैं, वो चीजें लागू हो जाती है। में केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर प्रयुक्त होती है, जिसकी वैधता संसद सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह तक रहती है। यानी कि अब ये जो डिसीजन लिया गया है, कोई भी डिसीजन लिया राष्ट्रपति ने, कोई योजना लागू करी या कुछ भी देश के लिए कुछ डिसीजन लिया, तो ये डिसीजन कब तक लागू रहेगा, 5 साल लागू रहेगा जब तक राष्ट्रपति रहेंगे, नहीं, ये डिसीजन तब तक लागू रहेगा जब तक कि हमारी संसद का सत्र स्टार्ट ना हो, ठीक है। तो जब सत्र स्टार्ट होएगा तो फिर इस बारे में, जिस बारे में अध्यादेश जारी किया गया है, संसद में चर्चा होगी, नियम बनेगा, ठीक है। तो संसद की कार्रवाई से 6 हफ्ते तक इनकी जो बात है वो लागू रहेगी और 6 हफ्ते अगर बीत गए तो इनकी जो बात है वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे क्विक डिसीजन लेने थे, तुरंत ही हेल्प करनी थी, देश में कुछ भी काम करना था, अध्यादेश जारी कर दिया, वो 15-20 दिन का काम था या 15-20 दिन में वो प्रॉब्लम आई, वो टल गई, बात खत्म, ठीक है। आगे अगर तुम्हें वो कंटिन्यू रखना है, उस तरह की नियम या कानून या कोई योजना या कुछ भी हेल्प करनी है देश की, तो इस तरह से कोई आगे रखनी है तो फिर संसद में पास कर लो,
नहीं करोगे तो फिर 6 सप्ताह के बाद, ठीक है, यानी कि लगभग 1.5 महीने, कोई भी सप्ताह 1.5 महीने चलता नहीं है कानून। अगर ऐसी कोई विशेष परिस्थिति है तो फिर दूसरे तीसरे दिन में ही कानून बन जाएगा, ठीक है। तो फिर 6 हफ्ता तक नेम मान्य रहेगा। अगर जरूरत है देश को तो फिर संसद में कानून बन जाएगा, नहीं है तो फिर छोड़ो बात को, ठीक है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ, है ना, इस तरह की कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं, कैबिनेट बैठक बैठी, तुरंत तुरंत सारी चीज हुई, ठीक है। फिर राष्ट्रपति जी से भी सलाह ली गई, फिर इनको भी इनके सिग्नेचर लिए होंगे, फिर सेना को आदेश दिया होगा कि भाई अटैक कर दो, नहीं मान रहे तो क्या करें पाकिस्तान वाले, है ना। तो ये उस शक्ति का प्रयोग किया होगा उस समय, ठीक है। तो ये शक्ति कब प्रयोग करेंगे 123 वाली, जब कुछ विशेष परिस्थिति हो तब। नेक्स्ट है 7, राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 143 के तहत न्यायिक शक्ति का प्रयोग। न्यायिक शक्ति का प्रयोग कैसे करते हैं, न्यायिक शक्ति का प्रयोग ऐसे करते हैं कि मान लो किसी को मृत्युदंड हो गई, किसी आदमी को, ठीक है, तो फांसी की सजा देने का हो गया कि भाई इस आदमी को फांसी की सजा दी जाएगी। अब हर आदमी की माँ होती है, अगर उस व्यक्ति की जो अपराधी है उसकी माँ राष्ट्रपति जी से अनुरोध करे कि प्लीज मेरे बच्चे को छोड़ दो, मैं अपने बच्चे का अपना ध्यान रखूंगी, बच्चा मतलब अपराधी, ठीक है, उस अपराधी के लिए अगर क्षमा याचिका करती है तो राष्ट्रपति के ऊपर है कि वो मान भी ले या उसको ना भी माने, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि मान ले, वैसे अभी तक ऐसी बात कभी मानी नहीं गई है, क्योंकि हमारे देश में फांसी होती ही कब, होती ही नहीं। राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति, राष्ट्रपति कौन की सैन्य शक्ति क्या है कि वो तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं या सर्वोच्च कमांडर होते हैं, या तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। तीनों सेनाएं किसके कहने पर काम करती हैं, राष्ट्रपति के कहने पर, ठीक है। राष्ट्रपति की कूटनीति या राजनीतिक शक्तियां क्या है, कूटनीति या राजनीतिक जो शक्तियां हैं वो है किसी भी देश से संधि या व्यापार, ठीक है, समझौता, अन्य अनुबंध राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं। बाहर से माल आ रहा है या इधर से माल जा रहा है, ठीक है, माल हम बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं तो किसके नाम से होगा, राष्ट्रपति के नाम से। जो वर्तमान में राष्ट्रपति है वो डिसीजन कौन लेगा, संसद लेगी, लेकिन सिग्नेचर किसके होंगे, राष्ट्रपति, ठीक है। नेक्स्ट इसमें दे रखा है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। देखो कोई भी इमरजेंसी आती है हमारे देश में तो 3 प्रकार के आपातकाल लगाए जाते हैं, कौन कौन से हैं, राष्ट्रीय आपातकालीन शक्तियां, राष्ट्रपति जी घोषणा करते हैं आपातकाल की हमेशा, ठीक है। तो पहली घोषणा है राष्ट्रपति विशेष परिस्थितियों में आपातकाल की घोषणा करते हैं, अनुच्छेद इतने इतने इतने। तो पहला जो आपातकाल है वो है अनुच्छेद 52, राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्र पे कुछ ऐसी दिक्कत आ गई, बाहर से कोई अटैक हो गया, कोई महामारी आ गई, ठीक है, लड़ाई स्टार्ट हो गई 2-3 देशों से हमारी, या कुछ और दिक्कत हो गई, तो राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है। फिर वो पूरा की पूरा कंट्रोल कौन करेगा, राष्ट्रपति करेंगे, ठीक है। तो ये होता है पूरे राष्ट्र के लिए। अब दूसरा जो है वो है अनुच्छेद 356, राज्य आपातकाल। सबसे ज्यादा हमारे देश में इसका ही प्रयोग किया गया है, नंबर 2 का, ठीक है। यानी कि कोई भी राज्य सरकार नहीं मान रही, गलत तरीके से शासन कर रही है, देश के अहित में काम कर रही है, तो उस पर 356 लगा दिया जाता है, और सारा होलसोल मालिक कौन बन जाते हैं, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसके कहने पर काम करते हैं, प्रधानमंत्री के कहने पर, यानी कि इनडायरेक्टली तो प्रधानमंत्री मालिक बन जाते हैं उस राज्य के, और डायरेक्टली राष्ट्रपति, ठीक है, काम तो वो उनसे पूछ के ही करेंगे ना ऐसे। तो राज्य आपातकाल होता है धारा 356, ठीक है, आर्टिकल 356। तो आर्टिकल 356 मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबसे ज्यादा आपातकाल यही लगा है, और सबसे ज्यादा आपातकाल जो लगाया है वो कांग्रेस सरकार ने लगाया है, ठीक है। इमरजेंसी जो लगाई थी इंदिरा गांधी ने लगाई थी सबसे ज्यादा, ठीक है। इन इन दोनों का प्रयोग हो चुका है, लेकिन देखो जब भी दूसरे देश से लड़ाई होती है तो ये वाला राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। ये वाला आपातकाल कब लगता है, जैसे किसी राज्य में बहुत ज्यादा दंगे हो रहे हैं, मान लो जैसे पश्चिम बंगाल है, ठीक है, दंगे होते ही रहते हैं, चुनाव में भी दंगे, इसमें भी दंगे, आपस में मारकाट मचती ही रहती है वहां। तो ऐसे में राष्ट्रपति जी अपने विवेक के आधार पर वहां पर क्या लगा सकते हैं, राज्य आपातकाल लगा सकते हैं कि भाई ये जो मुख्यमंत्री है ये ठीक से शासन नहीं कर रहा है, ठीक है, तो इसको पद से हटाया जाए, है ना, या फिर इसके अब पद कुछ दिन के लिए इसके जो शक्तियां छीनी जाती हैं और हम डायरेक्ट शासन करेंगे। जैसे पश्चिम बंगाल की जो वो है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उनको जो उस समय राज्यपाल थे, ठीक है, धनखड़ जी जो थे, जो अभी राष्ट्रपति बने, का पद उन्होंने त्यागा है, उपराष्ट्रपति का पद जिन्होंने त्यागा है, तो धनखड़ थे। तो धनखड़ ने उस समय अपने पद पर रहते हुए जब वो राज्यपाल थे तो उनको कई बार बोला, ठीक है, कई बार ऐसा नहीं उनके कान में बोला, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, उनको शपथ दिलाते समय बोला कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि आप भाईचारा बनाए रखो, आप अखंडता बनाए रखो राज्य की, ठीक है, इस तरह से दंगे ना हो, ये सारी चीजें ना हो। लेकिन वो तो वो है, मतलब जिसका जैसा नेचर होता है वो चेंज थोड़ी होता है। वहां आज भी दंगे हो रहे हैं, और आज भी वहां ये रूल है कि अगर कोई हिंदू त्योहार और मुस्लिम त्योहार हो गया, तो रमजान का महीना हो गया या कुछ इस तरह का हो गया, तो जैसे एक बार क्या हुआ था कि जुम्मा वो
रमजान का महीना और ये जो दुर्गा जो होती है ना नवरात्रि, वो साथ साथ हो गई। ठीक है, अब उनका भी लाउड स्पीकर चल रहा है अजान के लिए और इनका भी लाउड स्पीकर चल रहा है आरती के लिए। तो ये तक बोल दिया गया पश्चिम बंगाल में कि हिंदुओं के मंदिर में लाउड स्पीकर जब चलेगा, जब वो जो नमाज है वो कंप्लीट हो जाएगी। पहले बाद में इनका चलेगा, ठीक है, मंदिर वालों का पहले चलेगा मस्जिद वालों का। तो ये कौन सा नियम है? ये तो गलत बात है ना। तो इस तरह से वो लोगों को लड़वाती रहती हैं आपस में, ठीक है, युद्ध मचवाती रहती हैं और पूरी शांति व्यवस्था जो है वो भंग कर रखी है। और समय समय पर वहां से जो हिंदुओं का पलायन है वो बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा है। दिल्ली में भी बहुत सारे लोग पश्चिम बंगाल के आके बसे हुए हैं। ठीक है, और ये सारी की सारी गलती किसकी है? उनकी है। ठीक है, उनको देखना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि भाई कैसे देश को संभालना है। तो ऐसी परिस्थितियों में ये लगाया जा सकता है। सबसे ज्यादा जो यूज किया है वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया है। लास्ट है इसमें अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 में जो कहा गया है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल में क्या होता है कि हमारे देश में पैसे की कमी हो गई, ठीक है, कंगाल होने लगा हमारा देश। भगवान करे ऐसा कभी ना हो, और होगा नहीं। देश को संभालने वाले बहुत अच्छे लोग हैं हमारे देश में। ये वाला आपातकाल कभी लगा ही नहीं है हमारे भारत में, ठीक है, और शायद नहीं लगेगा। इसमें क्या होता है वित्तीय आपातकाल में कि लोगों की वेतन भत्ते काट लिए जाते हैं, ठीक है, उनको सैलरी कम दी जाती है। जैसे किसी आदमी की सैलरी 50,000 है ना, अब सरकार का जो खजाना है वो खाली हो रहा है, जैसे युद्ध हो गया तो रोज तोप जा रही है, रोज सेना आ रही है, सेना को खाना जा रहा है, विदेश से भी सेना आ रही है, वो भी सब लगा है उसमें, है ना, पैसे ज्यादा खर्च हो रहे हैं, तो पैसा खत्म होने लग गया, तो बाकी के देश का संचालन कैसा होगा, है ना। तो उसके लिए सरकार क्या करेगी? वित्तीय आपातकाल लगा सकती है। और वित्तीय आपातकाल में जितने भी सांसद हैं, जितने भी एमएलए एमपी हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री, इन सबकी वेतन भत्ते कटेंगे। साथ में मास्टर टीचर ये जो भी है क्लर्क वगैरह, जो भी मतलब सरकारी पद पर हैं, उन सबके वेतन भत्ते कटेंगे, ठीक है। या फिर कुछ कुछ महीने की सैलरी काटी जा सकती है कि भाई 1 महीने सैलरी मिलेगी, 1 महीने नहीं मिलेगी, ऐसे काम करना पड़ेगा। तो वो समय परिस्थिति के अकॉर्डिंग है, या 15 दिन की सैलरी मिलेगी काम की, 15 दिन की नहीं मिलेगी क्योंकि देश पे प्रॉब्लम आ गई है तो तुम लोगों को हेल्प करनी है, ठीक है। ऐसे हो सकता है, ऐसे नियम वित्तीय आपातकाल के समय लगाए जा सकते हैं, पर ऐसा कभी हुआ नहीं है क्योंकि ऐसा जो भी सरकार करेगी वो सरकार कुछ महीनों में उतर जाएगी। तो सरकार को अपना पद बचा के रखना है, ठीक है, इसलिए ये वाला आपातकाल कभी भी भारत में नहीं लगा है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें राष्ट्रपति की मनोनीत करने की शक्ति। जो मनोनयन करते हैं वो क्या कैसे होता है? राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनीत करते हैं या नामांकन करते हैं। और ये कौन कौन से क्षेत्र से हो सकते हैं? ये साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा आदि से हो सकते हैं। पहले 2 सदस्य लोकसभा में भी करते थे, एंग्लो इंडियन यानी कि अंग्रेज जो थे, है ना, उनको कर सकते थे। लेकिन अब 104वें संविधान संशोधन के तहत 2019 में ये पद जो है वो समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें राज्यों की विधानसभाओं में मनोनीत सदस्य। कुछ राज्यों में, कुछ राज्य जो केंद्र शासित प्रदेश है, कौन कौन से? जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी जैसे कुछ केंद्र शासित राज्यों में राष्ट्रपति विधान परिषदों में सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, लेकिन ये कार्य उपराज्यपाल की सलाह पर ही होता है, ठीक है। लास्ट पेज पर यहाँ पर एक क्विक रिवीजन दिया हुआ है, ठीक है, क्विक रिवीजन कर लेते हैं 2 मिनट में, ठीक है। क्विक रिवीजन में क्या दिया हुआ है? अनुच्छेद 52 में लिखा गया है राष्ट्रपति का पद, 53 में लिखा गया है कार्यकारी शक्ति, 54 में दिया गया है चुनाव, 55 में दिया गया है चुनाव की पद्धति, 56 में दिया गया है कार्यकाल जो कि 5 साल का रहेगा, 57 में दिया गया है पुनः निर्वाचन की कोई सीमा नहीं है, यानी कि कितने साल भी वो अपने रह सकते हैं, 10 साल 15 साल, ठीक है। नेक्स्ट इसमें दिया गया है पुनः निर्वाचन। अच्छा, ये हो गया पात्रता, यानी कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कैसा होना चाहिए? वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल का होना चाहिए कम से कम, और लोकसभा के सदस्य बनने का योग्य होना चाहिए, ठीक है। 59 आर्टिकल में लिखा है पद की शर्त की वो किसी भी लाभ के पद पर ना हो, यानी कि 2 सरकारी नौकरी एक बार में नहीं मिलेंगी, ठीक है। 60 में उनकी शपथ के बारे में दिया गया है। 61 में महाभियोग के बारे में दिया गया है कि अगर वो संविधान का कोई भी उल्लंघन कर रहे हैं, ठीक है, देशद्रोह कर रहे हैं, तो महाभियोग लगाया जाता है। अगर 62 में उनका पद रिक्त है तो 6 महीने में चुनाव हो गया, जब तक चुनाव नहीं होता तब तक राष्ट्रपति कौन रहेंगे? उपराष्ट्रपति को उनका पद दे दिया जाएगा। अब देखो मुख्य अनुच्छेद है वही है, ठीक है, वही चीज रिपीट है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कर लेना, ठीक है। राष्ट्रपति से संबंधित कुछ अनुच्छेद यहाँ पर दिए हुए हैं। और वीडियो काफी लंबी हो गई है, बात करते करते पता ही नहीं चला कि कब 1 घंटा हो गया। तो आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताना। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए इन 30 के 30 चैप्टरों की और एमसीक्यू की भी, तो आप कौन से नंबर पर मुझसे संपर्क करेंगे? 8287789818, ठीक है। इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर ये 30 के 30 चैप्टर की एमसीक्यू की और थ्योरी की दोनों की पीडीएफ ले सकते हैं।
प्राइस रहेंगे ओनली 20 रुपीज, सॉरी 200 रुपीज, है ना। 200 रुपये में ये सारी की सारी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, एमसीक्यू भी रहेगा उसमें, थ्योरी भी रहेगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना। जो भी फ्रेंड आपके किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना। लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, प्लीज लाइक करके जाना। और कमेंट बॉक्स में आपको कुछ भी पूछना है तो प्लीज पूछ सकते हैं, सारे कमेंट के रिप्लाई मैं ही देती हूँ, ठीक है। मैं खुद ही पढ़ती हूँ, आपको आंसर भी करती हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अब यहाँ तक आपने वीडियो देखी है तो मैं आशा करती हूँ कि आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब करके रखा होगा। नहीं करा है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, सभी लोग लाइक करके जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।